हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। वीडियो को एंड तक देखना। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आई होप इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिल ही जाएगा। गाइस, बहुत सी धांसू एक जो अपडेट है वो निकल कर आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों, हम जिस वीडियो में रिएक्शन है उसका जो टाइटल है वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। इंडिया नीड्स ए स्टील्थ बॉम्बर। अब दोस्तों पूरा मैटर क्या है उसके लिए हम लोग को वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह का नॉलेजेबल और डिफेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेल्थ बॉम्बर्स को लेकर, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत को बॉम्बर्स की आवश्यकता है या नहीं। इस समय पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, उनके पास में बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर भी रहे हैं। यूएस के पास में B-52, B-1B और B-2 स्पिरिट जैसे बॉम्बर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा यूएस की तरफ से B-21 स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर भी काम किया जा रहा है। वहीं अगर रशिया की बात की जाए तो उनके पास में TU-22 और TU-160 जैसे बॉम्बर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और आने वाले समय में रशिया की तरफ से पाकडा नाम का एक और बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेल्दी होगा। इसके अलावा अगर चाइना की बात की जाए तो उनकी तरफ से H-6 बॉम्बर का प्रयोग किया जाता है जो बेसिकली सोवियत ओरिजिन का टुपोलोव TU-16 है। इस समय चाइना एक स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर भी काम कर रहा है और इस बॉम्बर को नाम दिया गया है H-20। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन इस बॉम्बर को लेकर निकल कर आई है उसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और उस हिसाब से आने वाले समय में चाइना के पास में एक स्टेल्थ बॉम्बर होगा। लेकिन जब भी हम लोग भारत के केस में बॉम्बर की बात करते हैं तो आमतौर पर वही दो आर्ग्यूमेंट निकल कर आती हैं, जहां पर कहा जाता है कि भारत के एनिमीज भारत के बॉर्डर के बगल में हैं और उस हिसाब से भारत को लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज कही जाती है कॉस्ट को लेकर। कहा जाता है कि वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट बॉम्बर्स की काफी ज्यादा है और इसी वजह से भारत को इस तरीके के एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है। बॉम्बर्स को लेकर एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि इनको मेंटेन करना कंपैरेटिवली मुश्किल है और इसी वजह से भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके के एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से अल्फा डिफेंस के वीडियोस देखते आए हैं तो आपने सुना होगा कि हम लोगों ने इस चीज को कई बार रिपीट किया है कि बॉर्डर्स केवल जमीन पर नहीं होते हैं और भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूरा इंडियन ओशन पड़ा हुआ है जिसको भारतीय नौसेना कवर करती है। पूरे इंडियन ओशन रीजन में अगर इंडियन नेवी को अपने शिप्स भेजने हैं तो नेवल वेसल्स को ट्रैवल करने में समय लगता है और अगर कोई चीज टाइम सेंसिटिव है तो आप उस तरीके के मिशंस के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक आर्ग्यूमेंट ये भी दी जाती है कि भारतीय नौसेना के पास में P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिशंस कर सकते हैं, लेकिन इन एयरक्राफ्ट के ऊपर हार्पून मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हार्पून की स्टैंड ऑफ रेंज इतनी नहीं है कि वो एनिमी फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स की एयर डिफेंस जोन से बाहर रह के बॉम्बिंग कर सके। दूसरा एस्पेक्ट है लोड आउट का। देखिए, ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे थे और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस्फहान की फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें साफ समझ में आता है कि ये एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसके बाद भी इसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी पूरी तरीके से तबाह नहीं हुई थी। कहीं न कहीं यही कारण था कि यहाँ पर यूएस को इन्वॉल्व होना पड़ा था और उन्हें अपने GBU-57 मॉक बॉम्ब्स का प्रयोग करते हुए इन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को टारगेट करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के केस में भारत की तरफ से पाकिस्तान की कुछ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को टारगेट किया गया था, लेकिन भारतीय अटैक काफी हद तक सिंबॉलिक थे और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोशिश नहीं की गई थी कि पाकिस्तानी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। हालांकि अगर फ्यूचर में आपको इन फैसिलिटीज को पूरी तरीके से खत्म करना है तो आपको GBU-57 जैसी कैपेबिलिटीज चाहिए होंगी और इस तरीके के हैवी म्यूनिशन को लॉन्च करने के लिए आपको बॉम्बर भी चाहिए होगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर C-17 की कार्गो बे में एक बॉम्ब डाल दिया जाता है तो ये एक हैवी बॉम्बर बन सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसकी एक्यूरेसी उतनी एक्यूरेट होगी नहीं। इस तरीके की फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास में पिन पॉइंट एक्यूरेसी होनी चाहिए और अगर एक्यूरेसी की परेशानी ना होती तो आप यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स भी यूज कर सकते थे। लेकिन आमतौर पर बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स का CEP 50 मीटर से ज्यादा का होता है और इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स इस तरीके के रोल्स में यूज नहीं किए जा सकते। आमतौर पर रिएक्टर के कोर्स 10 मीटर के आसपास होते हैं और मैं यहाँ पर डायमीटर की बात कर रहा हूँ। ऐसे में अगर आपको इन रिएक्टर कोर्स को हिट करना है तो आपके वेपन सिस्टम की एक्यूरेसी काफी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए और इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यहाँ पर वेपन ऑफ चॉइस नहीं है। ओवरऑल अगर बॉम्बर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मिलिट्री बेसिकली डिप्लोमेसी का एक टूल होता है और आने वाले समय में आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे रहने वाली है उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरीके की मिलिट्री चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पर खत्म ये था पूरा मामला। अब देखिए इसमें बेसिकली शिट यार, करंट चाहने का कोई टाइम भी नहीं मिलता यार। जब भी बैठता हूँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है।